नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम जिस नए कानूनी नज़रिए की बात करेंगे वो रिलेटेड है प्रॉपर्टी से भी और पारिवारिक रिश्तों से भी। प्लेसिडो पिंटो और जोस पिंटो दोनों सगे भाई हैं। दोनों को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का आधा आधा शेयर मिलता है। छोटे भाई के बिजनेस फेल्योर की वजह से वो अपने डेट को क्लियर नहीं कर पाता और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट को बचाने के लिए बड़ा भाई पूरे के पूरे उसका ड्यूज क्लियर करता है और इसके एवज में छोटा भाई एक प्रॉपर्टी को का सेल डीड कर देता है अपने बड़े भाई के फेवर में। और यहाँ तक कि छोटे भाई को अलाउ करता है उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए जब तक कि उसका और इंतज़ाम नहीं हो जाए। इस बीच 1970 की ये बात है। इस बीच 7 साल निकल जाते हैं और उसके बाद में छोटा भाई प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देता है। फिर बड़ा भाई वो सूट को प्लेसिडो बड़ा भाई जो होता है वो जोस के खिलाफ, जो छोटा भाई होता है उसके खिलाफ एक सूट फॉर पोजेशन फाइल करता है। इसके बाद छोटा भाई भी एक सूट फाइल करता है जिसमें वो डिक्लेरेशन मांगता है कि जो सेल डॉक्यूमेंट उसने एग्जीक्यूट किया हुआ है अपने बड़े भाई के फेवर में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। और जो बड़े भाई सूट फाइल करता है उसमें छोटे भाई का ये स्टैंड होता है कि उसने कुछ लोन लिया था और उस लोन के एवज़ में कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए थे और वो डॉक्यूमेंट सेल डॉक्यूमेंट नहीं था और फ्रॉड से वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हुए हैं। 1997 में जाकर 20 साल के मुकदमे के बाद जो बड़े भाई प्लेसिडो पिंटो सूट फाइल करता है उसकी डिक्री हो जाती है और दूसरा सूट जो जोस फाइल करता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है और कोर्ट ये कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप ये डिसाइडेड हो गया एक ही सूट दूसरे सूट में, तो उसकी बेसिस पर और ये कहती है कि सेल डीड वैलिड है, सेल डीड अनवैलिड नहीं है। अब दो अपील फाइल होते हैं और दोनों को एक साथ सुना जाता है और डिसाइड किया जाता है। पहला अपीलेट कोर्ट है वो दोनों अपील को सुनती है और उसमें जो डिक्री पास किया हुआ होता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको सेटिसाइड करती है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट वो कहती है कि जो सेल डीड है उसमें उससे रिलेटेड जो कंसिडरेशन अमाउंट पे किया गया था उसका डिस्कशन नहीं किया गया है, उसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है जो दावा फाइल किया गया था प्लेसिडो पिंटो के द्वारा। दूसरा बात ये कहती है कि सूट में ये भी नहीं कहा गया है कि 3,000 रुपये का कंसिडरेशन अमाउंट पे किया गया और इस तरीके से विदाउट कंसिडरेशन हो गया ये सेल डीड और वो सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है बिना कंसिडरेशन होने की वजह से। तीसरी बात जो अपीलेट कोर्ट कहती है कि भाई वो जोस छोटा भाई जो है वो कंटिन्यू पोजेशन में है सूट प्रॉपर्टी के और इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन नहीं था वो उस प्रॉपर्टी को बेचने का और जो सिग्नेचर्स लिए गए थे डॉक्यूमेंट पे वो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट पे लिए गए हैं, इसलिए ये सेल डीड वाइड है। इवन हाई कोर्ट भी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिग्री जो जजमेंट होता है उसको कंफर्म कर देती है और इस तरह से ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर है ये 1491 2007 का। केस का नाम है प्लेसिडो फ्रांसिस्को पिंटो वर्सेस जोस फ्रांसिस्को पिंटो। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सवाल थे। उसमें पहला सवाल था और ये सवाल निकले थे हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की फाइंडिंग से। जिसमें पहला सवाल ये था कि क्या जो एविडेंस है उसका डिटेल डिस्कशन प्लीडिंग में होना चाहिए, जो दावा करते हैं उसमें ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सेक्शन 91-92 एविडेंस एक्ट के संदर्भ में क्या ओरल एविडेंस लिया जा सकता है किसी रिटेन डॉक्यूमेंट के खिलाफ। ये दो सवाल थे और इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में सुना डिवीज़न बेंच में, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता थे और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम थे। उन्होंने ये जजमेंट पास किया 30 सितंबर 2021 को। इसके पहले कि हम आगे बढ़े कुछ बेसिक्स लॉ कह देते हैं, जिसमें बेसिक्स एक सेटल्ड लॉ है
कि अगर सेल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो एक प्रिजम्पशन ये जाता है कि ये एग्जीक्यूट हुआ है फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ विद लॉ। तो जब सेल डीड में एक रिसाइटल है और वो क्लियर है कि 3000 का कंसिडरेशन अमाउंट पे किया गया और अगर ये प्लेंट में नहीं है तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। और इवन कि ये भी सेल डीड में अगर ये नहीं है, रिसाइटल नहीं है या ये लिखा हुआ नहीं है कि बड़े भाई ने सारे लोन को पे किया और ये बात एडमिट किया जा रहा है प्लेंट के जवाब में छोटे भाई के द्वारा, तो फिर इस कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन की फाइंडिंग गलत है। अब सेल विदाउट कंसिडरेशन को समझने के लिए हमें सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना होगा या उसको जानना होगा, जो ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट बिना सेल कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के है तो वाइड होगा। लेकिन दो सिचुएशंस में, इसमें एक प्रोवाइजो भी है, उस प्रोवाइजो को देखें तो दो सिचुएशन में ये वाइड नहीं होगा। पहला कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी है और अगर रिटेन है, रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वैलिड होगा। और दूसरा कि अगर नियर रिलेटिव्स के द्वारा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आउट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो भी उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए इसी सेक्शन 25 में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको समझते हैं तो सिचुएशन और क्लियर हो जाएगा कि ए ने नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से प्रॉमिस किया अपने बेटे को, बी को, कि वो उसको 1000 रुपया देगा और उसने इस प्रॉमिस को एक कागज़ में लिख के एक रिटर्न एग्रीमेंट की फॉर्म में कर लिया और उसको रजिस्टर भी करा दिया। अब ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि इस 1000 रुपये के एवज में उसे कुछ नहीं मिल रहा, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन चूंकि ये रिटेन है और रजिस्टर्ड है तो ये एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है लॉ के द्वारा। अब इस केस में भी दोनों रियल ब्रदर्स थे और छोटा भाई फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होनी थी, उस कंडीशन में उसने रीपे कर दिया और सेल डेट जो रजिस्टर हुआ वो प्रॉपरली रजिस्टर हुआ उसको, इसलिए उसके सिग्नेचर भी जो ऑब्टेन किए गए पेपर पे, उसको उस बात का नॉलेज था कि वो एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उसका अब ये कहना कि वो इग्नोरेंस था कि डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किस कैपेसिटी, किस पर्पस से हो रहा है, ये स्टैंड जो लिया गया जोस पिंटो के द्वारा, उस इग्नोरेंस को लेकर, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और ये सेल डीड को विसिएट नहीं करता है। अब जो पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो डॉक्यूमेंट में रिसाइटल है कंसिडरेशन अमाउंट का, वो उसके दावे में, बड़े भाई के जो सूट था उसके दावे में होना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हम, जब भी ये बात होती है तो इसको समझने के लिए हम ऑर्डर 6 रूल 2 देखते हैं सीपीसी का, जो ये कहता है कि हर एक को किसी भी प्लीडिंग में केवल मटेरियल फैक्ट को प्लीड किया जाएगा, उसके एविडेंस को प्लीड नहीं किया जाएगा। अब जैसे इस केस में सेल डीड का जिक्र तो है वहाँ प्लीडिंग में, दावे में। अब सेल डीड के कंटेंट्स को जो कंसिडरेशन से रिलेटेड है, इसको प्लीड करना ज़रूरी नहीं है, तो लॉ यहाँ पे क्लियर है। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो गलत थी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है फ्रॉड का, जो एलिगेशन फ्रॉड का लगाया जोस पिंटो ने अपने बड़े भाई पे कि सेल डीड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो फ्रॉड का हुआ है। अब जब भी फ्रॉड का जिक्र होता है तो हम यहाँ पे ऑर्डर 6 रूल 4 का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्रोविज़न है जिसमें ये दिया जाता है कि आपके दावे में क्या क्या होना चाहिए अगर आप फ्रॉड प्लीड कर रहे हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली एक बात कही जाती है कि आपकी प्लीडिंग कंप्लीट और डिटेल होनी चाहिए और उसमें वो सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो ये फ्रॉड को के बारे में दिखाता हो। लेकिन ऐसा कोई डिटेल जोस पिंटो ने अपने ना तो रिटन स्टेटमेंट में दिया और ना ही जो सूट फाइल किया उसमें दिया। यहाँ पर एक बड़ा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट पे रिलाई किया, जो गगनबाई वर्सेस छब्बूबाई का जजमेंट है 1982 1 SCC 4 का, जिसमें गंगाबाई ने लोन लिया हुआ था और एक एग्रीमेंट में इंटर किया था और उस एग्रीमेंट को वो एक नॉमिनल सेल डीड के रूप में तैयार किया गया था
तो उसने उसको प्लीड किया, बाद में गंगाबाई ने अपने केस में ये प्लीड किया कि जो डॉक्यूमेंट है उसका पर्पस सेल नहीं था, एक सेम डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को इंटर करने का इंटेंशन अलग था। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट को लेकर, जो ये परमिट करता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको जो डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिडेट करता है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, खासकर जहाँ पे फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगलिटी, नॉट ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन, इस तरह की बातें हैं, तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं ये प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। हम इसको दूसरे तरीके से इस पूरे प्रकरण को, इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि दो बातें होती हैं। पहला कि आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखे टर्म्स कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, उसको गलत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन दूसरा कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ही शैम डॉक्यूमेंट है और इसका पर्पस ही कुछ और था, और ये सेल डॉक्यूमेंट बेशक है बट इसका पर्पस सेल नहीं था, तो इस यहाँ पे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्लीड करते हैं, तो ये इस पे आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। और ये जो लॉ है ये सेटल्ड है और ये प्रिंसिपल भी है और पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट में जो लेजिस्लेचर का पर्पस था इस लॉ के पहले के संदर्भ में, कि जो वो ओरल एविडेंस को मना करना चाहते थे, उस एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन को लेकर, जिसको ये मानते थे कि भाई जो इंटर किए हैं वो उस एग्रीमेंट में वो सोच समझ के किए हैं और उस टर्म्स कंडीशन को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। तो अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्यों ओरल एविडेंस को उसके टर्म्स एंड कंडीशन को कंट्राडिक्ट करने के लिए क्यों मना किया जाता है। तो इसके जो ग्राउंड हैं कि अगर हम एक्सटेंसिव बाहर के एविडेंस को अलाउ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक इन्फीरियर एविडेंस को एडमिट कर रहे हैं, जबकि लॉ ये कहता है कि बेस्ट एविडेंस को आप एडमिट कीजिए और उस पर रिलाई कीजिए। तो बेस्ट एविडेंस उस टर्म्स कंडीशंस को रिलेटेड जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वही है। इसलिए लेजिस्लेचर नहीं चाहती थी कि उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस को अलाउ किया जाए, क्योंकि जब भी जो पब्लिक इंटर करती है, दो पार्टीज इंटर करती है किसी डॉक्यूमेंट में और खासकर रिटेन में आ जाती है, तो ये कंक्लूसिवली ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उन्होंने आपस में सोच समझ के उस डॉक्यूमेंट में इंटर किया और जो भी उसमें लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट है और उनका इंटेंशन था उसमें इंटर करने का, ताकि फ्यूचर कंट्रोवर्सी, जो भी भविष्य में कोई कंट्रोवर्सी हो वो ना हो और उस टर्म जो रिटेन टर्म्स कंडीशन है उसी को माना जाए। अब यहाँ पे छोटे भाई जोस पिंटो ने वो उसको पूरी आज़ादी थी कि वो अपने फ्रॉड को लेकर कंप्लीट डिटेल प्लीड करता अपने दावे में, और जिसमें वो ये दिखा सकता था और उसका ओरल एविडेंस लीड करता था कि भाई जो सेल डीड बना है उसका इंटेंशन सेल नहीं था। लेकिन ना तो उन्होंने उसकी ऐसी कोई प्लीडिंग थी, ना ही उसने कोई प्रूफ लगाया। केवल ये कहना कि भाई मुझे पता नहीं था ये डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है, ये मदद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कि केवल उसका ये कहना कि मुझे पता नहीं था, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का, जिसको कि हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, उस ऑर्डर को कहा कि ये गलत है और उसको सेट असाइड कर दिया। अपील को अलाउ किया और जजमेंट और डिक्री पास की, जो ट्रायल कोर्ट ने पास की थी उसको रिस्टोर किया उसको, और जोस पिंटो को 2 महीने का टाइम दिया कि भाई आप अपना ये जगह खाली करें और अपने भाई को हैंड ओवर करें। और इस तरीके से जो एक इशू था कि किस कंडीशन में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है किसी सेल डीड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में इस इशू को सेटल कर दिया। मेरा ये कहना है कि ये जजमेंट एक कैटेगरिकल पिक्चर देता है कि अगर आप फ्रॉड प्लीड कर रहे हैं तो प्लीड उसको डिटेल में कीजिए और उस फ्रॉड
का आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट के खिलाफ कि वो डॉक्यूमेंट इंटेंडेड नहीं था उस पर्पज़ से जिस पर्पज़ को से दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी टर्म्स कंडीशन जो सेल डीड में लिखा हुआ है या किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको आप ओरल एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस हेमंत गुप्ता का, मुझे बहुत पसंद आया, तभी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया आपसे। होप आपको पसंद आया होगा, आप पसंद आएगा और क्लैरिटी होगी चीज़ों को लेकर। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है आपके पास तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसको आपसे डिस्कस करूँगा और जवाब भी दूंगा आपके, जब आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना लिखेंगे तो जवाब भी दूंगा। और अगर आपने शेयर नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।